जय हिंद फ्रेंड्स, द हिंदू एडिटोरियल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस आपको बता दें, यहाँ पे आज है 10 दिसंबर ट्यूसडे 2024। तो आपको यहाँ पे पूरी की पूरी द हिंदू एडिटोरियल की पूरी एनालिसिस इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। चलिए देखते हैं। ये तो कल के कुछ आर्टिकल थे और एडिटोरियल थे, इसी पे कुछ विशेष आज आपको प्राप्त होगा। वो विशेष क्या है? तो यहाँ पे विशेष आपको सीरिया को लेकर के पूरी डिटेलिंग, उसके कॉजेज, सारी चीज़ों को मैं एक जगह पे आपको कंपाइल करके लेके आया हूँ। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इस वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। ये सारी चीज़ें मैं कल ही एक्सप्लेन किया था। इससे आगे मुझे बढ़ना है और चीज़ों को कवर करना है। कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स थे जो आपको मैं मिलिटेंट ग्रुप में यहाँ पे डिफाइन किया था। हयात तहरीर अलसम, ये कल के ही एडिटोरियल है। इस चीज़ को आपको याद रखना है, तभी आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आएगी जो आज मैं शुरू करने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है। वहाँ पे क्या करना है आपको, उस टेलीग्राम लिंक को जाकर के ज्वाइन करने लेना है और वहीं पे आपको सारी की सारी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी। तो पीडीएफ चाहिए आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल और वीडियो दोनों अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ उनके साथ जरूर से शेयर कर दें जो इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल से। जो फ्रंट पेज पे यहाँ पे आर्टिकल आया उससे शुरू की जाएगी। बात करी जा रही है दोस्तों यहाँ पे सीरिया के पीएम की। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है अब स्टेबल है और इजराइल यहाँ पे एयर स्ट्राइक कर रहा है। तो इजराइल जो है आपका एयर स्ट्राइक कर रहा है। वो जान रहा है कि जो मेरी बॉर्डर टच करती है सीरिया से, उस वाले रीजन पे गोलन हाइट है जिसे सीरिया ने ऑक्युपाई किया हुआ है। तो वो भी एक इश्यू बड़ा बना हुआ है। अब यहाँ पे सीरिया की जो स्थिति है दोस्तों, 2011 से लेके 2024 तक अगर देखा जाए इस परिस्थिति में, तो यहाँ छोटे मोटे लड़ाइयाँ तो हुई हैं, लेकिन सिविल वार बहुत भयानक यहाँ पे चला है। उसी सिविल वार की अगर बात करें तो आज जो है इन छोटे जो मिलिटेंट ग्रुप हैं, उन ग्रुप की यहाँ पे सत्ता लौट आई है इस देश में। तो इसी चीज़ को हम डिटेलिंग से देखेंगे, क्या कारण हुआ है। वहाँ के सीरिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद गाजी जलाली, ये बात कह रहे हैं कि बहुत सारे जो कैबिनेट हैं अभी भी कार्यरत हैं, वर्किंग हैं, वो ऐसी बातें नहीं हैं। और दमस्कस को यहाँ पे मिलिटेंट ऑक्युपाई भी किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अब देखते हैं कि जो वहाँ पे वर्किंग ये प्राइम मिनिस्टर गाजी मोहम्मद हैं, इनको क्या रूलिंग में कुछ जगह मिलती है कि क्या मिलती है, वो चीज़ देखने वाली होगी आने वाले समय में। इंडिया क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो इंक्लूसिव पॉलिटिकल चीज़ें हैं उसको लेकर के आगे चलने की ज़रूरत है। किस चीज़ को? सीरिया को। और इजराइल यहाँ पे क्यों अटैक कर रहा है? तो यहाँ पे जो केमिकल वेपन है, केमिकल वेपन उसको टारगेट कर रहा है कहीं कि उसका ज़्यादा उपयोग ये न कर पाए। तो ये इजराइल को भी इस चीज़ का भय है। और बात करी जा रही है सीरिया की, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत पुराना है। तो ये जो सिविल वार चल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी इश्यू थी। उस इश्यू को हम लोग अभी देखेंगे कि क्या कारण से यहाँ पे असद के गवर्नमेंट का यहाँ पे डाउनफॉल हुआ, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। भारत के एनवाय विक्रम मिश्री साहब यहाँ पे मोहम्मद जसीम उद्दीन इनसे मिले हैं, यानी ढाका पहुँचे हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश में पहुँचने के बाद यहाँ पे कुछ आउटकम निकला है, उसको अगर बात करें वहाँ पे, तो कहा जा रहा है कि रिवाइव करने का प्रयास कर रहे हैं कौन? इंटरिम गवर्नमेंट जो संभाले हैं यूनुस खान जी, सार्क को, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल काउंसिल, ये सार्क, इसी को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। तो भारत भी उसके पीछे कहाँ रुका हुआ है, अब देखते हैं। भारत भी इस पे फोकस तो करता ही है सार्क जैसी कंट्री पे, क्योंकि नेबरहुड फर्स्ट हम लोगों की पॉलिसी हमेशा अब रही है। हम लोग एक्ट ईस्ट की पॉलिसी लेके आए हैं। इस पॉलिसी में हम लोगों ने कार्य भी किया है। पहले क्या था?
लुक ईस्ट था, अब एक्ट ईस्ट वाली पॉलिसी आ गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सही मायने में अगर एडिटोरियल को देखा जाए दोस्तों, तो आपके सामने एडिटोरियल यही आके निकल के आएगी यहाँ पे, किस प्रकार से सीरिया की जो स्थिति हो गई है वहाँ पे जो पीसफुल तरीके से रूल ट्रांसफ़र होना चाहिए था, यही बातें असद गवर्नमेंट भी बोल रही थी, बहुत सारे लोगों की भी यही चीज़ें माननी थी। तो यहाँ पे जो अबू मोहम्मद अल जुलानी, तो जो जुलानी वहाँ पे सीरियल अलकायदा के मिलिटेंट लीडर निकल के आए हैं, उनका क्या विचार रहेगा वो देखने योग्य रहेगा। उन्होंने खैर ये बातें तो बोली ही हैं कि जो वुमेन हैं उनको हम लोग फ्रीडम देंगे, ये नहीं कहेंगे कि आप क्या पहनिए क्या नहीं पहनिए, उन्हें हम फ्रीडम देंगे। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आएंगी। ऐसे ही कुछ चीज़ें बोली गई थी आपके अफगानिस्तान में, लेकिन वहाँ पे भी तो बहुत सारा इशू निकल के आती है आज के समय में। तो जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम है उसका उपयोग होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल को देखेंगे क्योंकि इसी से रिलेट करके एक आर्टिकल और एडिटोरियल दोनों मैं आपको समझाने वाला हूं और इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग भी देने वाला हूं। तो अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये जो पावर का शिफ्ट हुआ यहाँ पे, एडिटर यही बातें बोल रहे हैं कि जो पावर का शिफ्ट हुआ वो भले ही मात्र 8 से 10 दिन के अंदर पूरी की पूरी चीज़ें कंप्लीट हो गई, सीरिया को ये अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन इसके पीछे कई सारे कारण हैं। उन हम कारण को भी देखेंगे, कॉजेज को देखेंगे, डाउनफॉल वाली सिस्टम को भी देखेंगे, क्या इशू हो रही है। तो ये जो बशर अल असद की यहाँ पे गवर्नमेंट थी, जो इनका रेजीम था वो फाल हुआ है और इसके पीछे एसटीएस ग्रुप में कल ही बताया था आपको, हयात तहरीर अल-शम, इसका लिंक जो है अलकायदा वाली ग्रुप से चीज़ें हैं। तो ये अलकायदा ही है यहाँ पे, जो यहाँ पे रीब्रांड कर दिया गया है एसटीएस के रूप में। याद रखिएगा कोई अंतर ज़्यादा है नहीं अलकायदा और एसटीएस में। अब ये चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि यहाँ पे जो सीरिया में बशर अल असद की जो गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट ने सीरिया में एक प्रकार से कई जगह पे डिक्टेटरशिप वाली भी रूलिंग करी, करप्शन बहुत हाई लेवल पे थी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एकदम लो लेवल पे थी, कोई भी वहाँ के सिटीजन को रिलीफ यहाँ पे प्राप्त नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे सिटीजन भी बहुत हद तक वहाँ से क्या थे, प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, जिसके कारण ये प्रॉब्लम निकल के ही आई है। सीरिया की अगर बात करें तो अरब लीग यहाँ पे अरब स्प्रिंग जो निकल के आती है अरब के सपोर्ट में। ये अरब सपोर्ट क्या होता है, तो बहुत सारे जो नॉर्दर्न अफ्रीकन नेशन है वहाँ पे मुस्लिम कंट्री को लेकर के चीज़ें होती हैं और एक प्रकार से अरब के सपोर्ट में चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं, अब एंटी असाद मिलिटेंसी यानी बशर अल असद की बात करी जा रही है, इन्हीं की बात करी जा रही है, इनके विरुद्ध में चीज़ें निकल के आई और उनकी आर्मी जो लड़ी सिविल वार, वो कोई बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे चीज़ें चली नहीं, जिसके कारण बहुत आसानी से इन्हें क्रिपलिंग सिचुएशंस में लेके आई और बहुत सारे कंट्री मिलके भी सीरिया को सैंक्शन लगा दी, यानी उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। बहुत सारी चीज़ों में रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। तो सीरिया को अपनी काम को करने में, एग्जीक्यूट करने में भी प्रॉब्लम होती थी, जिसके कारण वो डेवलपमेंट नहीं भी कर पाई। तो ये भी एक मुद्दा है। फाइनेंस की बात करें तो उससे भी, और सिविल वार तो चल ही रहा था। असाद की अगर गवर्नमेंट ड्रामेटिक फॉल हुई है 8 दिसंबर को, तो ये तो सही है, लेकिन यहाँ पे इजराइल भी यहाँ पे एयर स्ट्राइक अब करना शुरू किया है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। इजराइल, तो इजराइल का अपना एक पर्सपेक्टिव है। वो पर्सपेक्टिव क्या है इजराइल का ये पर्सपेक्टिव है कि जो बॉर्डर एरिया टच करती है गोलन हाइट वाली, वो लोकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, एक सेकेंड। इसी गोलन हाइट की हम बात कर रहे हैं, ये इजराइल और इस गोलन हाइट की हम बात कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी गोलन हाइट की, तो इस गोलन हाइट में क्या हुआ, इस गोलन हाइट को सीरिया का था जो ऑक्युपाई किया है इजराइल।
तो इजराइल ऑक्युपाई किया है और यहाँ पे ये टारगेट कर रहे हैं जो भी इनके केमिकल वेपन है, किसके, अब जो मिलिटेंसी ग्रुप आ गई है, तो क्योंकि वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी कंट्री के खिलाफ, तो वो उसको टारगेट कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक उसी पे करी जा रही है। तो ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। हिजबुल्ला ग्रुप, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं दोस्तों, अगर यहाँ पे आप समझेंगे तो सबसे पहले निकल के आएगा यहाँ पे ईरान, फिर निकल के आपका आएगा क्या, रशिया, फिर निकल के आएगा आपका लेबनान। ये कुछ ऐसी कंट्री हैं जो सीरिया के लिए हमेशा खड़ी रही, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देखें या फिर 1 साल के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे रशिया अलग यूक्रेन में फंसा हुआ है, ईरान अलग इजराइल से फंसा हुआ है, लेबनान भी इजराइल से फंसा हुआ है। तो ये सारी कंट्री भी वार में फंसी हुई है, तो जिसके कारण जो सपोर्ट था ना असाद गवर्नमेंट को दे नहीं पाई, उसके कारण जो एसटीएस ग्रुप है, जिसे हम अलकायदा भी बोल सकते हैं, उसको तुर्की गवर्नमेंट का एक प्रकार से बहुत व्यापक सहायता मिला, सपोर्ट मिला, जिसके कारण ये मिलिट्री इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ी और ये अपना कब्जा कर चुकी है आज के डेट में। किस कंट्री पे, तो यहाँ से सारे सिटी पे, मेन सिटी जो है ये सब, वहाँ पे उनका कब्जा हो चुका है। तो इधर से एंट्री करी, अलग अलग ग्रुप बना करके सारे लोग अपना कब्जा किए। कुछ ये वाला रीजन खुर्दिश कम्युनिटी आती है दोस्तों, इनकी अलग रीजनल आइडेंटिटी और ट्राइबल पीपुल हैं ये, इनकी अलग, तो ये अपना अलग आइडेंटिटी ही डिमांड करते हैं, रीजन को डिमांड करते हैं। तो ये भी एक रिवेलियन है, मिलिटेंट के रूप में ये भी आते हैं। अब इस वाले रीजन को तुर्की ने लेकर के आया है, यहाँ से बहुत सारे ग्रुप अलग अलग डिवाइड हो चुके हैं। अब ये पूरी की पूरी कंट्री मिलिटेंसी के अंतर्गत आ चुकी है। तो ये पूरी की पूरी डिटेलिंग है जो मुझे अभी आपको बतानी है। अब यहाँ पे सीरिया कंट्री की बात करें तो इनके गिरने का बहुत सारा रीजन है। वो रीजन क्या है, यही कही जा रही है यहाँ पे। ये सीरिया कंट्री जो है डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे सुन्नी भी हैं, अलवाइट्स भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सिया भी हैं, ड्रूज भी हैं, और इसको इस्लामिक स्टेट बनाने की बात करी जा रही है। जबकि अगर बात करें आपके बशर अल असद की साहब की, तो वो अलवाइट्स हैं और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे सुन्नी पीपुल रह रहे हैं। अब सुन्नी पीपुल की पॉपुलेशन अधिक है और ये अलवाइट्स लोग रूल कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो जिसके कारण वहाँ की नेशनल आर्मी यहाँ पे साइड किक करी यहाँ पे एसटीएस ग्रुप को, और यहाँ पे पूरी की पूरी सत्ता मिलिटेंसी के हाथ में चली गई। अभी यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आशा करते हैं कुछ ज़्यादा कठिन नहीं हो रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, हम आप लोगों को समझाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे चीज़ें, कारण इनका प्रोमिनेंट क्या क्या कॉजेज बना, वो हम सब यहाँ पे देखेंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे जो आपको समझ में आ रहा होगा इस लोकेशंस को। थोड़ा सा मैप में इसको ब्रॉड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके गूगल मैप पे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये सीरिया के पास अब चल रहा हूँ मैं, उसके मैप को जूम करके देखा जाएगा, अगल बगल कंट्री को भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये पूरा 3D मैप है, आपको दिख रहा होगा आसानी से। यहाँ पे चीज़ें मैं जूम करता जा रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये लोकेशन है जो वेस्ट एशिया का पड़ता है, यानी ईस्टर्न मेडिटेरियन की हम बात करें तो ये बाउंड्री भी टच करता है। कुछ इसके इम्पोर्टेंट सिटी हैं जो आपको यहाँ पे आसानी से दिख रहा होगा। इसकी लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुकी है आज के समय में, जो आपको समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है इसकी। तो मैप इसका सही प्रकार से देखना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो इसी कंडीशंस को यहाँ पे, जैसे कि अफगानिस्तान में चीज़ें हुई, कद्दाफी लीबिया वाला जगह भी हुआ, तो इस प्रकार का सत्ता वहाँ पे जो रूलिंग पार्टी थी उसकी सत्ता नीचे गिरी। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी चीज़ें निकल के आई। सीरिया जैसी कंट्री में ट्रेजिक इवेंट यहाँ भी देखने को मिला। तो ये आउटकम है जो अभी आपको दिख रहे हैं, यही पैराडिगम शिफ्ट बोली जा रही है। तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। अब क्या कारण है यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉजेज क्या है डाउनफॉल का, जो आपको यहाँ पे
दिखाई दे रहा है। क्या कारण है? तो सही मायने में अगर यहाँ पे देखेंगे आप डाउनफॉल का कारण, तो आपको यहाँ पे मिलेगा कि बहुत लंबे समय से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कवच जैसी स्थिति बनी थी, यानी एक विचित्र प्रकार की स्थिति बनी थी। इंटरनल, रीजनल, इंटरनेशनल फैक्टर, बहुत सारे कॉजेज यहाँ पे हैं। सबसे पहले अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट से रिप्रेशन, यानी दमन वाली स्थिति यहाँ पे सरकार की थी। डिकेड से यहाँ पे चीजें चल रही थी। असाद की फैमिली से यहाँ पे अधिक है, तो लगभग 60 साल का जो फैमिली रूलिंग चल रहा था असाद का, वो फिनिश हो गया है। करप्शन बहुत तीव्र गति से चल रही थी, पॉलिटिकल फ्रीडम की कमी थी और क्रैकडाउन भी होते थे। अपोजिशंस को यहाँ पे पब्लिक में बहुत सारा नाराजगी होता था। वायलेंट रिस्पॉन्स हमेशा यहाँ पे मिल रहा था, किस चीज़ को? जो भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था उसका भी। एथनिक सेक्टेरियन डिवीजन, मतलब उसी की बात कर रहे हैं। सीरियन डाइवर्स पॉपुलेशन क्या इंक्लूड करता है? सुन्नी, अलवताइत और क्रिश्चियन, कुर्द, ये सब कम्युनिटी सीरिया में है। लेकिन उसके बावजूद माइनॉरिटी यहाँ पे चीज़ें अलवाइट यहाँ पे डोमिनेट कर रही थी, यानी रूलिंग किसका था? अलवाइट का, जो बशर अल असद साहब थे। इकोनॉमिक चैलेंजेस थी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, गरीबी और विकास कुछ हो नहीं रहा था। वाइड स्प्रेड डिससेटिस्फैक्शन था मास में। यहाँ पे ड्रॉट जैसी सिचुएशंस भी आई थी 2006 से 10 तक, जिसके कारण रूरल पॉपुलेशन यहाँ पे प्रभावित हुई थी। एक जगह छोड़ के दूसरे जगह उनको जाना पड़ा था, तो ये प्रॉब्लम भी निकल के आई थी। एक्सटर्नल इंटरवेंशन में ईरान हो गई, तुर्की हो गई, सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, ये सब ग्लोबल प्लेयर है एक प्रकार से। और दूसरा साइड का ग्लोबल प्लेयर यूएस और रसिया है। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं फ्यूल करते हैं, अपने अपनी आवश्यकता और जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से सपोर्ट भी करते हैं और कभी कभी सपोर्ट नहीं भी करते हैं। जैसे अभी अगर बात करें तो रसिया का सपोर्ट मिल गया होता है इसको, ईरान का सपोर्ट मिल गया होता तो असाद की गवर्नमेंट नहीं गिरती। लेकिन रसिया तो अपने ही फंसा हुआ है यूक्रेन से, तो कैसे वो हाथ यहाँ पे डालेगा, ये भी एक बात थी। तो ईरान, हिजबुल्लाह जो लेबनान का आर्मी ग्रुप है, यहाँ पे ये इन चीज़ों को डाउनफॉल करने में काफ़ी हद तक मदद मिली है। तो इन सब चीज़ों को अगर देखेंगे तो एक प्रकार से प्रोमिनेंट कारण बने हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का यहाँ पे उदय हुआ है, राइज हुआ है। ISIS, जमात अल नुसरा की बात करी जाए तो टेरिटरी को ये लोग कंट्रोल किए हैं सीरिया में। दूसरी तरफ एक्सप्लॉयटेशन भी चली है सेक्टेरियन में, जो वीकेंड कम्युनिटी थी उसको यहाँ पे एक्सप्लॉयट भी किया गया है। जियोपॉलिटिकल राइवलरी है। जियोपॉलिटिकल राइवलरी का मतलब यूएस और रसिया एक तरफ हो गए हैं। उसकी तरफ अगर देखा जाए तो सीरिया के तरफ सीरिया के अगेंस्ट में कौन खड़ा है? तो सीरिया के अगेंस्ट में आपके यूएस खड़ा है, और सपोर्ट तो रसिया कर ही रहा था लेकिन मजबूरी था यहाँ पे। तो ईरान किसके सपोर्ट में खड़ा था? सीरिया के सपोर्ट में खड़ा था। तो ये जियोपॉलिटिकल इशू भी निकल के आ रहा है। वीक इंस्टीट्यूशन एंड फ्रैगमेंटेशन की चीज़ें हैं। ये क्या है? तो जो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस बनाया गया था, वही सीरिया की यहाँ पे वल्नरेबल उसमें फ्रेगमेंटेशन हो गया, यानी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ उसकी कुछ बची नहीं। असाद रेजिम की हम बात कर रहे हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम निकल के आ रही है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की बात निकल के आ रही है यहाँ पे। वो क्या है? तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में आपको रिफ्यूजी ये और मानव को सही प्रकार से उसका अपना सही प्रकार से चीज़ें मिली नहीं, जिसके कारण ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में चीज़ें बदलती चली गई और ये एक प्रकार से कमज़ोर परिस्थिति में पहुंच गया, जिसके कारण वहाँ से रिकवर करना कंट्री को एकदम नामुमकिन सा हो गया था, जिसके कारण मानव वहाँ का ह्यूमन बीइंग परेशान हो गया। खास करके रूरल एरिया की अगर बात करें तो वो एकदम प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ये प्रॉब्लम क्या कि हर प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो ये प्रॉब्लम बढ़ने की वजह से यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम सीरिया में उभरी और वहाँ के लोग नाराज थे, जिसके कारण वहाँ पे सरकार भी गिरी। तो यहाँ पे बहुत हद तक ये सोशल फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, जियो पॉलिटिक्स, सारी चीज़ें यहाँ पे बैकग्राउंड कॉजेस के रूप में यहाँ पे समझ सकते हैं। खास करके बशर अल असद की जो गवर्नमेंट थी उसकी यहाँ पे करप्टिव पॉलिसी, अथॉरिटेरियन
डिक्टेटरशिप वाली पॉलिसी ज़्यादा जिम्मेदार है। तो यही थी यहाँ की पूरी डिटेलिंग। अभी रिसेंटली आप लोग देखे भी होंगे, सेंडेनिया जेल से बहुत सारे लोगों को वहाँ से निकाला भी गया है। तो ये बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वहाँ कब से पड़े हुए थे, उनकी कोई सुनवाई भी नहीं थी कि वो जिंदा हैं कि या वो डेथ कर गए हैं। तो लोग अपने अपने लोगों को खोज भी रहे थे सेंडेनिया जेल में। तो यही लोकेशन थी। इस लोकेशंस की पूरी डिटेलिंग आपको दे दिया हूँ। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। दोस्तों, अगर समझ में आई हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे एनर्जी डिपेंडेंट वर्ल्ड में किस प्रकार का प्रॉब्लम निकल के आ रहा है कि फूड सिक्योरिटी हो जा रही है। इस पूरे एडिटोरियल को दोस्तों कंसाइज वे में देखा जाएगा, यानी सबसे ज़्यादा सही प्रकार से अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेट करके चीज़ों को यहाँ पे देखी गई है। तो हम सबसे पहले इसी से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आता है नो पॉवर्टी, फिर आता है जीरो हंगर, फिर आता है हेल्थ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, पांचवें में जेंडर इक्वालिटी, छठवें में क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवें में एफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, आठवें में डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ में इंडस्ट्री इनोवेशन, टेंथ में रिड्यूस इनइक्वालिटी, 11th में सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12th जो मेरा फेवरेट है कि हर कंट्री को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कितना आप रिसोर्स का एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, कितना प्रोडक्शन करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि पृथ्वी तो एक ही है और उसका शोषण करने के लिए पूरी की पूरी कंट्री बची है। तो ये आपको सही प्रकार से रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी देती है। क्लाइमेट एक्शन 13 में है, लाइफ बिलो 14, 15 में लाइफ ऑन लैंड, पीस की बात करता है 16 में, यह सभी मिलकर पार्टनरशिप गोल को कंप्लीट करेंगे 17 में मेंशन है। तो ये पूरी डिटेलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की थी दोस्तों, जो 17 गोल है, 169 टारगेट है, 232 इंडिकेटर पे ये कार्य करता है। अब यहाँ पे हम इस चीज की जिस्ट को देखें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि वर्ल्ड बैंक के लेटेस्ट रिपोर्ट में ये बातें बोली गई हैं कि जो क्राइसिस आने वाली है फूड सिक्योरिटी की और एनर्जी पॉवर्टी की, ये इम्फेसाइज कर रहा है क्या कि जो ग्लोबल स्टेबिलिटी है वो अब इम्पैक्ट होगी, यानी ग्लोबल यानी वर्ल्ड की बात कर रहा है। जो स्टेबिलिटी है वो अब इधर उधर उथल पुथल होगी, उसमें अनस्टेबल सिचुएशंस क्रिएट होंगी जिसके कारण प्रॉब्लम और सीवियर चैलेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर बात करी जा रही है क्राइसिस की, तो आपको फूड प्रोडक्शन में प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और पॉपुलेशन धड़ल्ले से बढ़ रही है वर्ल्ड की। 8 बिलियन से लेकर के हम लोग 10 बिलियन तक सफ़र अब करने वाले हैं। तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे रिसोर्स की इनइक्वालिटी बढ़ रही है, एनर्जी सिस्टम स्ट्रगल कर रहा है, जियोपॉलिटिकल स्थिति सिचुएशन टेंशन में है, हर जगह वार ही हो रही है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी आउटडेटेड चल रहा है, फॉसिल फ्यूल्स पे हम लोग अभी भी निर्भर हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज को जोड़ करके आपके फूड सिक्योरिटी से चीज़ें देखी गई हैं। यहाँ पे क्या क्या की पॉइंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में कार्बन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो गई है, जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं क्या कि हम लोग फॉसिल फ्यूल फॉर फर्टिलाइजर, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन चीज़ों में इस्तेमाल कर रहे हैं और जो इन्वायरमेंटल हार्म है उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, और भी ज़्यादा बुरा कंडीशन होती हुई चली जा रही है जिसके कारण एनर्जी प्राइस शॉक कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अब क्या हो रही है, तब जब प्राइस भगेगी तो पॉवर्टी ही पॉवर्टी आएगी। लो इनकम वाली कंट्री जो हैं जैसे नेशन, वो एक्यूट एनर्जी डेफिसिट प्रॉब्लम को फेस कर रही है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में भी ये प्रॉब्लम आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी की अगर बात करें यहाँ पे, रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी भी डिप्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे उसका उपयोग हुआ नहीं है। तो ये हम कहीं ना कहीं बाईपास करते हैं मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन। दूसरी तरफ यहाँ पे कंपीटिंग डिमांड्स ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की एक प्रकार से डिमांड ही बढ़ गई है कि कैसे इसमें कंपटीशन बढ़ाया जाए, जिसके कारण जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको हम
सही प्रकार से भोजन खिला सके। बायोफ्यूल प्रोडक्शंस की बात करी जा रही है कि कम से कम सपोर्ट करे इस प्रकार की चीज़ें में, लेकिन हमको यहाँ पे प्रॉब्लम निकल के आ रही है कंपीटिंग की। इकोनॉमिक सोशल कॉस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ जा रहा है। हर प्रकार से ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम की बात करी गई है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए अप टू 400 बिलियन एनुअली चाहिए, तब जाकर के यहाँ पे चीजें होंगी। मास माइग्रेशन, सोशल अनरेस्ट और ग्लोबल प्रोडक्टिविटी ये कम होती चली जाएगी। आगे हम क्या कर सकते हैं इसमें अगर देखा जाए तो एक प्रकार से क्लीन एनर्जी की सोल्यूशन लेकर के आ सकते हैं, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस कर सकते हैं फर्टिलाइजर के बिना, और यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है री इमेजिन किया जाए सही प्रकार से, तभी जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होगा और हम इस फूड वाले चीज़ को, फूड क्राइसिस को बैलेंस कर पाएंगे और एनर्जी का नीड भी पूरा कर पाएंगे। इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, इक्विटेबल सोल्यूशन, तभी जाकर के फ्यूचर में हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यही थी इस पूरी की पूरी एडिटोरियल में चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। आशा करते हैं चीज़ें दोस्तों समझ में आई हैं, समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो आप चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप है। इस एक्ट की पूरी डिटेलिंग को देखी जाएगी और समझी जाएगी कि क्या क्या इश्यू निकल के यहाँ पे आ रहा है। सही मायने में अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे हियरिंग करने वाला है 12 दिसंबर को, जो भी आने वाला है रिसेंटली, और पिटीशन डाल दी गई है। क्यों? तो यहाँ पे सही मायने में अगर आपको बताएं हम तो DY चंद्रचूड़ जी जब यहाँ पे CJI थे तो इन्होंने एक मार्ग ओपन कर दिया। वो मार्ग क्या था दोस्तों? कि चीजें कम से कम कंसिडरेशन में ली जा सकती हैं। कौन सी वाली? जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसको अगर कंसीडर करें तो उसके तहत ये कहें कि रिलीजियस जो प्लेसेस हैं उनकी सुनवाइयाँ हो सकती हैं, और जिसके कारण ये ज्ञानवापी को सर्वे कराते हैं। ज्ञानवापी के बाद यहाँ पे संभल में सर्वे होता है। अब संभल जैसे यूपी में सर्वे होता है मस्जिद का, तो उस सर्वे में बहुत सारे लोगों की जानें, 4 से 5 लोगों की जानें वहां पे जाती हैं। इसी मुद्दे को लेकर के निकले हैं। तो यहाँ पे सेकुलरिज्म पे अब डिबेट होगा दोस्तों, और यही सेकुलरिज्म सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में भारत में बना हुआ है। भारत की सेकुलरिज्म की अगर बात करें तो इंडिया की सेकुलरिज्म को हमें समझना पड़ेगा, तब हम इस आपको एडिटोरियल को समझा पाएंगे अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों भारत की सेकुलरिज्म को समझेंगे और देखेंगे क्या क्या महत्वपूर्ण इश्यू निकल के आ रही है। भारत की सेकुलरिज्म की जब भी बात हुई है तो भारत की सेकुलरिज्म वेस्ट वाले सेकुलरिज्म से बिल्कुल अलग रहती है। हम यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट की बात करते हैं, हम यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का किसी को फायदा पहुंचाने का बात नहीं करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिस्पेक्ट की बात करी जाती है इंडियन सेकुलरिज्म में। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? धर्मनिरपेक्षता। किसी विशेष धर्म को किसी विशेष आंख से देखने की बात नहीं कही जा रही है, इक्वल रिस्पेक्ट की बात यहाँ पे करी जा रही है कि राज्य जो है सभी धर्म को बराबर से प्रमोट करेगा और शांति प्रिय ढंग से चीजों को लेकर के चलेगा। ये एक सकारात्मक सेकुलरिज्म भी इंडिया में मेंशन है। इनकरेज करता है स्टेट को कि इंटरवीन करिए आप रिलीजियस मैटर में, इंश्योर करिए इक्वालिटी और रिफॉर्म, और इस प्रकार की चीज़ों को रिफॉर्म करने के साथ साथ आप बैन कर सकते हैं यहाँ पे अनटचेबिलिटी, जो आपको बैन ही है। दूसरी तरफ रिफॉर्मिंग पर्सनल लॉ और सेकुलरिज्म इन इंडिया की बात करी जा रही है तो कंट्री में प्लूरलिस्टिक बात करी जाती है। ये नहीं कि विशेष एक कम्युनिटी को हम फेवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यही मल्टी कल्चरल फैब्रिक है दोस्तों जो भारत की सेकुलरिज्म को एक महान सेकुलर कंट्री बनाता है। लेकिन यहीं पे अगर वेस्ट की हम बात करें तो वेस्ट की बात करेंगे तो चर्च और स्टेट दोनों अलग अलग हैं। वेस्ट कंट्री की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे।
चर्च यूरोपियन कंट्री का अगर फ्रांस की कंट्री ले लें तो फ्रांस में भी आपको क्या मिलेगा, चर्च अलग है, स्टेट अलग है, कंट्री अलग है, स्टेट अलग है, वहाँ के पादरी पृष्ठ अलग हैं, यहाँ के स्टेट अलग है, यानी धर्म को वहाँ पे अलग कर दिया गया है, रिलीजन वहाँ सेपरेटेड है, स्टेट का कोई रोल ही नहीं है उसमें, समझ रहे हैं। अब ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। स्टेट मेंटेन करता है एक स्ट्रिक्ट बाउंड्री, अपनी सीमा तय करता है और एवॉइड करता है कोई भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेरेंस के। तो यूएस इसका उदाहरण है, पहला अमेंडमेंट इसी चीज को लेकर के हुआ था। एक यहाँ पे नेगेटिव सेकुलरिज्म है जो फोकस करता है अब्सेंस ऑफ रिलीजियस इन्फ्लुएंस, किस चीज में, गवर्नेंस में और इसी के विरुद्ध में। ये रिलीजन जो है यहाँ पे प्राइवेट अफेयर माना गया। तो दोनों का अगर बात करें दोस्तों, तो दोनों की अपनी अलग अलग प्रोज हैं, अलग अलग कॉन्स हैं, किसकी, चाहे इंडिया की सेकुलरिज्म की बात कर लें और चाहे वेस्ट की सेकुलरिज्म की बात करें, दोनों की अलग अलग अपनी प्रोज कॉन्स निकल के आ जाती हैं। अगर ज्यादा डिटेलिंग में आप जाएंगे तो दोनों की अलग अलग है। अब यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करी जा रही है, तो जहाँ पे सेकुलरिज्म है उसको समझाना जरूरी पड़ जाता है। फंडामेंटल राइट्स की बात करी जा रही है दोस्तों, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक पार्ट 3 में ये चीजें मेंशन है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वालिटी 14 से 18 में ये चीजें मेंशन है। सेकुलर कैरेक्टर मेंशन है, कोई भी ऐसा आर्टिकल नहीं है जहां पे सेकुलरिज्म डिफाइन है, याद रखिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये चीजें नहीं मेंशन है, लेकिन ये इम्बेडेड है अपने आर्टिकल में, अपने आर्टिकल के अंतर ही ये चीजें छिपी हैं कि सेकुलर कैरेक्टर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में, फंडामेंटल ड्यूटी में ये मेंशन है। 19 से लेके 22 तक फ्रीडम की बात करी जा रही है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24 में, और 25 से 28 में सेकुलर, जिसमें बात आ जाती है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। 29 और 30 में भी सेकुलरिज्म की बात आती है, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की। तो ये चीजें हैं। 32 से 35 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आ जाती है। अब हम आपको ओरिजिनल प्रीएम्बल की बात करते हैं जो यहाँ पे दिखाएगा, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। याद करिए कॉन्स्टिट्यूशन का 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। यहाँ पे दो चीजें ऐड करी जाती हैं, एक चीजें हैं सेकुलर, दूसरी चीजें हैं सोशलिस्ट। ये दो वर्ड भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में 1976 में ऐड किए जाते हैं, जो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सर आखिर ऐसा क्यों किए हैं, यहाँ पे कोई सेकुलरिज्म वर्ड जुड़ा ही नहीं। तो ये यूपीएससी क्वेश्चन भी पूछा था इससे कि जब भारत आजाद हुआ उसमें क्या क्या वर्ड थे, तो सॉवरेन थे, डेमोक्रेटिक थे, रिपब्लिक थे। ये दो वर्ड उस वक्त नहीं थे। कब आए? 1976 में आए। तो ये ओरिजिनल मैं निकाल के लगाया हूं यहाँ पे कि जब शुरुआत थी भारत की, उस वक्त के समय में केवल यही वर्ड का इस्तेमाल हो रहा था। तो ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब चीजें थी। तो ये की पूरी जो अभी इस चीज की सेकुलर कैरेक्टर की बातें चल रही हैं, वही यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। अब सेकुलरिज्म इन इंडिया की बात करें तो आपको डीपीएसपी में भी चीजें मिल जा रही हैं, आपके प्रीएम्बल में चीजें मिल रही हैं, फंडामेंटल राइट्स में चीजें मिल जा रही हैं, ये सब प्रोविजन के रूप में है, लेकिन कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। 1976 में इस चीज का यहाँ पे 42वां अमेंडमेंट होकर के चीजें आपको मिल जाती हैं। तो प्रीएम्बल डिक्लेयर करता है यहाँ पे क्या कि इंडिया सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, और लिबर्टी, बिलीफ, फेथ, वर्शिप को यहाँ पे बातें करी जाती हैं। आर्टिकल में इसी चीज पे फोकस किया गया है कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप है एक्ट है, वो यहाँ पे कुछ एग्जेम्पशन उसमें डाली गई थी। जब इसका निर्माण हुआ, इस एक्ट का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस एक्ट का जब निर्माण किया गया तो यहाँ पे इन्हीं सब चीजों को अपवाद के रूप में छोड़ा गया। किसका? जैसे कि राम जन्मभूमि को अपवाद में छोड़ दिया गया, यानी इस पे ये एक्ट नहीं लागू होता है। ये चीजें याद रखिएगा। और कुछ ऐसे मॉन्यूमेंट हैं उन पे नहीं लागू होगा, कुछ साइट्स पे नहीं लागू होगा। रिमेन्स जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट के होंगे, आर्कियोलॉजिकल साइट्स,
एक्ट 1958 का, वो भी इस पे चीजें नहीं लागू होती हैं और इस पे सूट नहीं किया जा सकता। सूट का मतलब कोर्ट में लेकर के याचिका नहीं हो सकती, सूट नहीं हो सकती। इसी चीज को लेकर के यहाँ पे आशा करी जा रही है कि जब इतना कुछ यहाँ पे मेंशन है तो ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई ना। वाराणसी में ज्ञानवापी मॉस्क्यू का सर्वे हो गया, शाही ईदगाह मथुरा का यहाँ पे हो रहा है, शाही जामा मस्जिद संभल में तो बवाल ही हुआ है। तो ये आगे बढ़ती हुई जा रही हैं, जो एक अलग इंटेंशन दिखा रही हैं, क्योंकि भारत की अगर सेकुलरिज्म की बात करें, जो अभी आपको डिटेलिंग बताया हूँ, वो कहाँ फॉलो हो रहा है। अब यहाँ पे पेटिशन बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि डीवाई चंद्रचूड़ ने एक प्रकार से रास्ता खोल दिया है। अब तो यहाँ पे उन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल कहा जा रहा है कि अच्छे से हो रहा है। कहाँ पे? अपने अपने धर्म को, रिलीजन को लेकर के यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लेम आ रहा है ना, यहाँ पे सूट आ रहा है, याचिका आ रही है कोर्ट में, उसी की बात करी जा रही है। लेकिन आशा क्या कही जा रही है यहाँ पे, कि जो भी प्रिंसिपल है यहाँ पे सेकुलरिज्म के कैरेक्टर को, उसी के विरुद्ध में चीजें चलती हुई जा रही हैं। 5 मेंबर के बेंच यहाँ पे जो बैठेगी, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है, या तो 3 बैठेगी, 5 बैठेगी, 7 बैठेगी, 9 बैठेगी, ऐसे बैठती है, ताकि जो जजमेंट निकल के आए वो क्लियर जजमेंट निकल के आए। अयोध्या वाले बेंच में यहाँ पे सेकुलरिज्म की बात करी जा रही थी। इसी प्रकार से यहाँ पे निकल के आया कि कैसे इस चीज को डील किया जाए। लेजिस्लेटिव इंटरवेंशन यहाँ पे बार बार देखा जा रहा है। पार्लियामेंट की बात करी जा रही है, सेकुलरिज्म पार्लियामेंट की यहाँ पे बात करी जा रही है कि कैसे यहाँ पे मिसयूज ऑफ जुडिशियल इसको लेकर के हो रहा है। तो जुडिशरी भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से अगर देखा जाए तो इसकी इंडिपेंडेंसी अब एक बड़े क्वेश्चन मार्क के रूप में आ रही है। तो यही पूरी डिटेलिंग थी जो मुझे आपको बताना था। आशा करते हैं इंडिया की सेकुलरिज्म और वेस्ट की सेकुलरिज्म में आप अंतर कर पाए होंगे, इस फंडामेंटल राइट्स को समझ पाए होंगे, भारत के प्रियम्बल में जो चीजें कैसे कैसे डाली हैं अमेंडमेंट के बाद है, वो आप समझ पाए होंगे। तो ये पूरी डिटेलिंग थी सेकुलर कैरेक्टर को लेकर के कि कैसे भारत के संविधान में बदलाव करने की अब प्रयास चल रही है। लेकिन देखते हैं पार्लियामेंट का क्या इसमें रोल रहता है, जुडिशरी का क्या इसमें रोल रहता है। जो भी चीज होगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। दोस्तों, अगर अच्छी लग रही हो ये एडिटोरियल की पूरी बैकग्राउंड डिटेलिंग, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल है, उसकी शॉर्ट डिटेलिंग यहाँ पे मैं बताऊंगा। मर्चेंट शिपिंग एक्ट में थोड़ी सी बदलाव आई है। ये एक्ट कब आया था? तो मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 में डाला गया है। कोस्टिंग वेजल एक्ट 1838 यहाँ पे फेल हुआ है एड्रेस करने के लिए जो भी आज की आवश्यकताएं हैं मर्चेंट मरीन सेक्टर में, यानी शिप की बात करी जा रही है जो ओशियन में या मरीन एरिया में हम लोग लेकर के जाते हैं। इसी की हम बात कर रहे हैं। बड़े बड़े कार्गो वेजल्स जो होते हैं यहाँ पे एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए हैवी गुड्स मटेरियल को इसी शिप पर लेकर के जाया जाता है। ये एंकर हो गया, जब आप पोर्ट के किनारे शिप आती है तो इसको एंकरिंग करी जाती है रोकने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बड़े बड़े कार्गो यहाँ पे डाले जाते हैं। कई सारे कार्गो यहाँ पे आपको जब समुद्र में जाते हैं तो ये गिर भी जाते हैं, प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे इस मुद्दे पे हम आएंगे कि मर्चेंट शिपिंग एक्ट में क्या चीज़ें यहाँ पे बदलाव करने की बात करी जा रही है। तो नया बिल आया है और ये किसको बदलेगा? ठीक इसी को 1958 को बदलने की बात करी जा रही है। तो ये मॉडर्नाइज करेगा इंडिया की मैरीटाइम फ्रेमवर्क जो आपको पुराने समय से घिसी पिटी यहाँ पे चल रही थी। वो किसके जुरिडिक्शन में? तो जो यूके, नॉर्वे, इस प्रकार की सिंगापुर, इस प्रकार की कंट्री जो चल रही हैं उनके आधार पे हम ले आकर के रखने वाले हैं। कुछ सेक्शन है इसमें, एंट्री 25 लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए? एजुकेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, मर्केंटाइल मरीन के लिए, रेगुलेशन के लिए, नियम कानून के लिए। तो ये ट्रेन करेगा किस और प्रोवाइड कौन करेगा? स्टेट और अदर एजेंसी। तो ये सारी गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है और जो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, यही चीज़ें ये लोग लेकर के आ रहे हैं।
गवर्नमेंट रिसेंटली अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अंडरटेकन है सेवरल इनिशिएटिव, क्या करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, जो भी शिपिंग से है। अब देखिए जो जो चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे चीज़ें मेंशन है। तो यहाँ पे शिपिंग की एक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे रिड्यूस करेगा क्या, जो सल्फर कंटेंट मरीन फ्यूल से, जैसे कि प्लास्टिक हो गई, डीजल हो गई, इनको हम कम करेंगे तभी तो कार्बन इमिशन भी कम करेंगे। उसी की बैनिंग की बात करी जा रही है, बैन किया जाएगा, 0.5% बैनिंग होगी। और सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया शिप की हम बात कर रहे हैं, तो इसी पे फोकस करी गई है जो आपको इस एडिटोरियल के माध्यम से मुझे बताना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इंडिया यूज कर रहा है 114 मिलीग्राम, नया एडिटोरियल है, इसको देखेंगे। एंटीबायोटिक क्या होती है उसको समझ लेंगे पहले। और मीट के प्रोडक्शन में, यानी एवरी केजी मीट में हम 114 mg एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं। 2020 के आंकड़ों में ये चीज़ें आया है। और इंडिया वर्ल्ड में रैंकिंग रखता है क्या, 30th कंट्री एंटीबायोटिक यूजेज फॉर एनिमल, यानी जो यहाँ पे ये मुर्गी हैं, जो एनिमल हस्बेंड्री है, उन चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उससे बहुत सारे कॉन्स निकल के आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो जाएंगे वो बाद में। उस प्रॉब्लम को हम देखेंगे कि प्रॉब्लम बाद में होगा क्या। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको इसका प्रॉब्लम बताएंगे कि क्या वो प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है, इसका निर्माण कैसे हुआ और कौन इसका खोज किया। तो एंटीबायोटिक एक बैक्टीरिया के अगेंस्ट में एंटीबायोटिक चीज़ें बनाई गई थी। जो बैक्टीरियल प्रॉब्लम निकल के आती हैं उसी को लेकर के एंटीबायोटिक का निर्माण किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में, जिसे पेनिसिलिन नाम दिया गया था। ये सबसे पहला एंटीबायोटिक था जो खोजा गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, याद रखिएगा। और ये मोल्ड से प्रोड्यूस हुआ था, जिसे पेनिसिलम नोटैटम बोलते हैं, जो मार सकता है वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को। तो याद रखिएगा, एंटी बैक्टीरिया ये वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया को मार सकता है पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलिन पहला ऐसा एंटीबायोटिक था जो आपको पता होना चाहिए, नाम भी पता होना चाहिए, और मोल्ड से इसका निर्माण किया गया, मतलब पैदा हुआ है। फ्लेमिंग ये इनको पता चलता है कि जो मोल्ड है वो कंटामिनेटिंग है एक पेट्री डिश ऑफ स्टेफोलोकोकस, ये बैक्टीरिया है जो किल करता है सराउंडिंग बैक्टीरिया को। तो इनको जब पता चलता है तभी ये तुरंत इसका डिस्कवरी कर लेते हैं। तो ये डिस्कवरी जब करते हैं एक्सीडेंटली ये चीज़ें इनको पता चल जाती हैं, और इस प्रकार से शुरुआत होती है एंटी बैक्टीरिया वर्ल्ड की दोस्तों। तो आज के डेट में बहुत सारे एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है और एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन है, बहुत सारे यहाँ पे निकल के आते हैं। अगर पहले बात करें क्या पेनिसिलिन से पहले चीज़ें नहीं थी, तो एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस सल्वारसन ये पॉल एनरिच के द्वारा 1909 में डिस्कवर किया गया था। सल्फा ड्रग चलता था 1930 में, इस प्रकार का प्रयोग होता था ट्रीट करने के लिए जो भी इन्फेक्शन होता था। लेकिन जब पेनिसिलिन का यहाँ पे चीज़ें हुई जो प्राकृतिक रूप से एंटीबायोटिक यहाँ पे चीज़ें निकल के आई। अब हम यहाँ पे देखेंगे हार्मफुल इम्पैक्ट ऑफ ओवर यूज एंटीबायोटिक। डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक की अगर बात करें तो यहाँ पे रेसिस्टेंट दे देता है। मान के चलिए ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसको कंजम्पशन करने वाला कोई एनिमल है, मान के चलिए कोई भी एनिमल, जैसे कि ये तो डायनासोर बन गया दोस्तों। मान लीजिए हम इनको दे रहे हैं, तो इनको हम देते जा रहे हैं, इनकी मात्रा 150 mg हम कर दिए। अब ये नंबर 1 एंटी बैक्टीरियल मेडिसिन है। ये बैक्टीरियल मेडिसिन आने वाले समय में इन पे कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी बॉडी ही इसको एडाप्ट कर जाएगी और बैक्टीरिया यहाँ पे जिसको किल करने के लिए ये मेडिसिन जा रही थी वो बैक्टीरिया और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। बैक्टीरिया वहाँ पे अपने आप को एडाप्ट कर लिया है, यानी अब आपको उससे बड़ी पावर की अलग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन चाहिए, तब जाकर के वो
बैक्टीरिया मरेगा शरीर का। तो ये बॉडी की अडेप्टेशन चीजें हैं, उसी को कह रहे हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस डेवलपमेंट हो जाती है शरीर में। तो लंबा यूज करने पे ये प्रॉब्लम निकल के आती है, चाहे एनिमल हो चाहे कोई, ये लेस इफेक्टिव हो जाते हैं। एनिमल हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा, उनके गट माइक्रोब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जिसके कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, इम्यूनिटी कम हो सकती है, इन्फेक्शन फैल सकती है, टॉक्सिसिटी की रिस्क बताई गई है। ओवर यूज होगा तो ये डोज आपको टॉक्सिसिटी के रूप में देगा, ऑर्गन डैमेज हो जाएगा, लीवर और किडनी में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। एंटीबायोटिक रेसिड्यू मीट में मिलेगा, आपको मिल्क में मिलेगा, एग में मिलेगा। मुर्गी में डालने की यहाँ पे बातें करी जा रही है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, मुर्गी के अंडों में मिलेगा, और गाय में अगर दी जा रही है एंटीबायोटिक तो मिल्क में मिलेगा, मीट खाएंगे तो मीट में मिलेगा। जिस जानवर में आप देंगे उसके रेसिड्यू आपको मिल जाएंगे। रेसिड्यू क्या होता है, जो बचा हुआ तत्व है वो रेसिड्यू। अब मिल्क उसके शरीर से आ रहा है, एग उसके शरीर से आ रहा है, मीट उसके शरीर से आ रहा है, तो ये मैं रेसिड्यू कह रहा हूँ। एक्सक्रीशन की बात करी जा रही है, जो मल मूत्र है उसमें भी एंटीबायोटिक के तत्व आ जाएंगे, तो ये अनमेटाबोलाइज्ड एंटीबायोटिक हो जाएंगे, जिसके कारण ये सॉइल को कंटामिनेट करेंगे, वाटर को, सिस्टम को कंटामिनेट करेंगे। पुनः ये एनिमल से ह्यूमंस तक इन्फेक्शन पहुंचेगा। तो इकोसिस्टम को पूरा का पूरा यहाँ पे इन्वायरमेंट को डिसरप्ट करेगी ये माइक्रोबियल कम्युनिटी, जो अफेक्ट करेगी सॉइल फर्टिलिटी को, वाटर क्वालिटी को, वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना तक को इम्पैक्ट करेगी। तो ये थी पूरी डिटेलिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको लेकर के क्या इसका समाधान है, तो समाधान यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि आपको रेगुलेट करना पड़ेगा पहले इसका यूजेज। ये नहीं कि ओवर यूज करने के लिए गवर्नमेंट अलाउ करे, यहाँ पे रूल रेगुलेशन बनाना पड़ेगा। अल्टरनेटिव प्रैक्टिस इसका खोजिए कि इसका इस्तेमाल करना ही ना पड़े किसी भी हस्बेंड्री में। वैक्सीनेशन, अल्टरनेटिव थेरेपी देखिए, सर्विलांस कराइए, मॉनिटर करिए एंटीबायोटिक को, क्यों इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर, हस्बेंड्री सेक्टर में न हो। पब्लिक को अवेयरनेस की आवश्यकता है, एजुकेट करिए, तब जाकर के ये चीज़ें कम होंगी, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अब यही सारी चीज़ें यहाँ पे इस आर्टिकल में बताई जा रही है कि भारत सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक के रूप में यहाँ पे वन ऑफ द कंट्री बन चुका है। तो हम अपने पिग से लेके सीप, काऊ, बफेलो, चिकन, काऊ एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी एनिमल हैं, हम दोस्तों उसमें इसका प्रयोग कर रहे हैं। तो हमें ये बैक प्रॉब्लम पुनः निकल के आएगा, जो आपको इस वीडियो में मैं बताया कैसे ये इन्वायरमेंट से लेके ह्यूमन को, एनिमल को, सॉइल को, इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, बहुत ही प्यारा टॉपिक था, स्वीट सा टॉपिक था ये, जो मुझे ये कवर करनी थी। अब यहाँ पे सिप में हम देखिए सबसे अधिक यहाँ पे चीज़ें लग रहे हैं, 243 mg, पिग में 173, चिकन में 35, कैटल में 60। ये सबसे ज़्यादा एशियाटिक वाली कंट्री देखिए, इसको हटा दीजिए। तो यहाँ पे एशियाटिक वाली कंट्री को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा चाइना, इंडिया, मंगोलिया, ये कंट्री सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। 200 mg यहाँ पे चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये देखिए यूएसए वैसी कंट्री, यहाँ पे अफ्रीकन कंट्री के पास तो ऐसा सुविधा है ही नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन इंडिया जैसी कंट्री के पास, चाइना जैसी कंट्री के पास सुविधा है, तो उसका उपयोग करेंगे। अब क्यों करना पड़ रहा है ये देख लीजिए, क्योंकि हायर डिमांड है, हायर पॉपुलेशन की वजह से हायर कंजम्पशन हो गई है, तो हायर नीड आ जाती है, हायर नीड की वजह से हायर सप्लाई दी जा रही है। तो पूरी की पूरी चीज़ें कनेक्टेड है दोस्तों, वही सारी चीज़ें मुझे आपको बताना था। आशा करते हैं ये आर्टिकल आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर जरूर से कर दीजिएगा फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इस पे, ताकि जो भी लोग इस वीडियो को देखना चाहते हैं उन तक आसानी से चीज़ें पहुंच जाए, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।